हेलो फ्रेंड्स। और आज से हम लोग ऑनलाइन ST1 की शुरुआत कर रहे हैं डिस्कशन की। ऑनलाइन ST1 देखिए, जिसने न दिया हो वो www.lingualclasses.in जो हम लोग की वेबसाइट है। ठीक, मैं नीचे लिख के दे रहा हूँ, कैप्शन आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, www.lingualclasses.in की वेबसाइट पे जाए और वहाँ पर ऑनलाइन ST1 लिखा होगा। ऑनलाइन ST1 ब्रैकेट में SSC भी लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, 1 लिखा होगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि बगैर उसको डाउनलोड किए हुए आप मेरा डिस्कशन नहीं समझ पाएंगे। तरीका हम लोग वही रखेंगे साथियों जो हम लोग क्लास में करते रहे हैं। ठीक, ट्रेडिशनल मेथड रहेगा, यानी वाइट बोर्ड रहेगा, मैं रहूँगा, शीट रहेगी हम लोगों की आंसर्स की, और सॉरी मतलब ये क्वेश्चन शीट रहेगी। और आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो डाउनलोड कर लिया होगा और आप बाकायदा एक शीट लेकर के बैठे होंगे, जैसा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे आपने पेपर करना है। ठीक, और वही तरीका लेके चलेंगे, क्वेश्चन वाइज लेकर के चलूँगा, और मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कौन सा करना है फिर कौन सा करना है उसी हिसाब से करूँगा। ठीक, और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं, और जो नहीं है वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिर किस दिन मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ ऑनलाइन ST1 ऑफ लिंग्वाल क्लासेस बाय लिंग्वाल सर। ठीक, तो साथियों ये आपके सामने देखिए पहला ST नंबर 1 है, और इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो हम लोग का पैसेज है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो है वो हम लोग के क्या बोलते हैं, ये 4 इडियम्स हैं। ठीक, फिर आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो है वो हम लोग के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम लोग का फ्रेज ही है, नो इम्प्रूवमेंट में आ रहा है लेकिन एक फ्रेज लग रहा है उसमें। 13, 14 जो है वो सिनोनिम्स हैं, 15, 16 जो है वो एंटोनिम्स हैं, और 17 से 20 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, और 21 से 25 हमारा सेंटेंस करेक्शन है। तो आपको पता ही है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो अब जान लीजिए। इन 25 क्वेश्चंस का भी आपको बता रहा हूँ, इन 25 क्वेश्चंस का ऑर्डर ये होगा कि सबसे पहले 1 लाइनर्स किए जाएंगे। ठीक, उसमें भी ग्रामेटिकल पोर्शन पहले होगा क्योंकि वो टाइम सबसे कम लेता है। यानी हम लोगों का पहला टारगेट होगा क्वेश्चन नंबर 21 से 25 सेंटेंस करेक्शन। ठीक, फिर हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन जो बचा है इसमें उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 20। ठीक, क्योंकि वो 1 लाइनर फिल द ब्लैंक्स 1 लाइनर में आएगा। उसके बाद हम लोग उठाएंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं, SSC की पैसेज है और थोड़ा इजी वाला है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट होते हैं कुछ सिंपल होते हैं। ये सिंपल वाला दिख रहा है, द विलेज हैड कस्टमरली बीन वेरी कंजर्वेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड अप्रोच। ठीक, द विलेजर, तो ये जल्दी हो जाना चाहिए, तो इसको हम लोग तीसरे नंबर पे कर लेंगे। और उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो केवल सिनोनिम एंटोनिम बच रहा है, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक, ये ऑर्डर लगभग आपको पता ही है, किसी दिन मैं आपको डिटेल में लिखवा दूंगा। ठीक, अगर कोई नए लोग आए होंगे तो उनको मैं डिटेल में लिखवा दूंगा क्या करना है कैसे करना है। फिलहाल लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21 से 25। अपनी शीट पे आइए, सभी के पास में शीट होनी चाहिए, एक रजिस्टर, एक पेन होना चाहिए, बगैर उसके आप इस ST को नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे या उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ ओरल कुछ नहीं हो रहा है, ये एक सीरियस डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज केपेबल टू डू। आप अच्छी तरह से जानते हैं ठीक क्या होता है। ठीक, ये एक फ्रेज होता है जो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए। ठीक, और क्या होता है ये होता है केपेबल के बाद में हमेशा ऑफ डूइंग लगता है, जो करने के हम योग्य होते हैं। ठीक, केपेबल प्लस ऑफ प्लस एक जीरंड आ जाता है। ठीक, जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव क्या है मैंने आपको भी नहीं बताया। फिलहाल हम लोग पूरा पेपर नॉन टेक्निकल तरीके से करेंगे साथियों, जितना कम टेक्निकल यूज। ठीक, मैंने देखा है कि लोग डिस्कशन कराते हुए ग्रामर का ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है। ठीक, अब ऐसे स्टूडेंट क्या समझ पाएगा भाई, उसको प्रैक्टिकल शॉर्टकट टिप्स बताइए ताकि वो फटाफट कोई भी क्वेश्चन आए कर सके। ठीक, एज इट इज आप याद कर लीजिए, केपेबल
टू डू नहीं, बल्कि केपेबल के बाद में इन्फिनेटिव नहीं, बल्कि केपेबल प्लस ऑफ प्लस वीआईएनजी लगेगा, यानी हमेशा नहीं, लेकिन केपेबल के बाद में अगर कोई वर्ब आ रहा है, कुछ करने की बात हो रही है, तो केपेबल ऑफ डूइंग, करने के योग्य, केपेबल ऑफ टॉकिंग, बात करने के योग्य, केपेबल ऑफ स्पीकिंग, बोलने के योग्य, केपेबल ऑफ राइटिंग समथिंग, कुछ लिखने के योग्य। ठीक, तो केपेबल प्लस ऑफ प्लस वीआईएनजी। ठीक, ये हमारा फ्रेज होता है क्वेश्चन नंबर 18 में, पूरा 21 में क्वेश्चन नंबर पूरा ही करेंगे, पूरा समझते हुए एक एक चीज में। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग, ये टू डू हट करके क्या बन जाएगा, ऑफ डूइंग। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को करने के योग्य है, यानी वो उस कार्य को आसानी से कर सकता है। ठीक, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। विद इन का मतलब है के अंदर, के दायरे में। ठीक, विद इन द स्टिपुलेटेड का मतलब निर्धारित समय। स्टिपुलेटेड क्या मतलब हो गया, देखो, निर्धारित समय। स्टिपुलेट का मतलब है आपको इतना करने के ऑर्डर दिए गए हैं या इतना करने को कहा गया है। ठीक, तो विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड क्या मतलब निकल के आया, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह इस कार्य को करने के योग्य है विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। ठीक, निर्धारित समय के अंतर्गत। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ रहा है साथियों। ठीक, अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लग रहा है या क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो जांच का विषय है, उसको बाद में देखा जाएगा। सारी चीज एक साथ तो नहीं बताई जा सकती है। ठीक, 22 पे आ जाते हैं। आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर अ वीक। ओ, फॉर सिंस आ गया है, क्या आ गया है, फॉर सिंस आ गया है। भाईजन, भाईजन, अगर फॉर सिंस आ गया है, भाई साहब, अगर फॉर या सिंस आ गया है तो कहीं ना कहीं एक क्या जरूर होना चाहिए, हैव, हैज, और पास्ट है तो हैड। ठीक, और फ्यूचर है तो विल हैव, यानी एक ना एक हैव का फॉर्म होना जरूरी है। तो आप सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे यारो फॉर अ वीक को। लास्ट में फॉर अ वीक आ चुका है तो क्लियर है, सीधे वर्ब पे जाएंगे। सब्जेक्ट है आई और यूज्ड है हमारा वर्ब। फॉर सिंस लगा है तो इन जनरल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जिसमें एक हैज हैड तो आना ही आना है। ठीक, जब तक कि सेंटेंस ये ना बोलो कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। अगर केवल फॉर सिंस लिखा है तो क्लियर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही प्रयोग किया जाएगा। आई तो क्या हो जाएगा ये बताइए, शाबाश, वेरी गुड। आई हैव बीन यूजिंग, मैं इस्तेमाल करता चला आ रहा हूं। आई हैव बीन यूजिंग अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक, वैसे अंग्रेजी की कहती है कि ट्राउजर भी एक वर्ड होता है, लेकिन नहीं भैया, आप याद रखिएगा। ठीक, आप ट्राउजर्स का ही प्रयोग करेंगे। अगर कहीं ट्राउजर, ग्रामर में अगर आपका ट्राउजर लिखा मिल रहा है तो ये गलत है। ठीक, ट्राउजर्स ही लिखा जाएगा। और खास तौर से, और अगर ये एक से, अगर कितने ट्राउजर्स, भाई आई बॉट ट्राउजर्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक, अब ये क्लियर नहीं है कि कितने ट्राउजर्स लेकर के आए, तो ये बताने के लिए कि भाई क्योंकि ट्राउजर्स लिख दिया है तो अब वो कह रहा है एक है तो भी ट्राउजर्स बोलोगे, और दो हैं, चार हैं तो भी ट्राउजर्स ही बोलोगे। तो ग्रामर कहती है कि भैया ऐसे में हम क्या करें, तो ग्रामर कहती है बिल्कुल क्लियर है भैया, जितने लाए हो उतना पेयर लगा दो। तो अगर मैं 2 लाया हूं तो मैं बोलूंगा आई बॉट 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स। नोट करते हैं ना हर चीजें। ठीक, आई ब्रॉट, एक ही लाया होगा तो क्या बोलूंगा, आई बॉट 1 पेयर ऑफ ट्राउजर्स फ्रॉम द मार्केट। 2 होंगे तो 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, 10 होंगे तो 10 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, बहुत सारे होंगे तो मैनी पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक, मैनी पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, चलो खैर वो एक अलग सब्जेक्ट का इशू है। तो आई हैव बीन यूजिंग, मैं इस्तेमाल करता चला आ रहा हूं, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अ पेयर के ऊपर 1 लिख दो या नीचे कहीं। ठीक, ताकि क्लियर हो जाए कि कितने हैं, जितनी संख्या होगी उतने पेयर बताए जाएंगे। 2 हैं 2 पेयर ऑफ ट्राउजर्स।
तो आई हैव बीन यूजिंग अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, मैं एक ट्राउजर्स यूज करता चला आ रहा हूं फॉर अ वीक। एक हफ्ते में मैं एक ही ट्राउजर्स यूज करता चला आ रहा हूं। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सिंपल थे, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही हैज मेड अ मिस्टेक। ठीक, मैंने आपको बार बार बताया साथियों, मेक के दो मतलब होते हैं। ठीक, बार बार मेरा मन आपसे कहता है कि इस बात को मैंने आपसे कई बार बताया है कि मेक के दो मतलब होते हैं। एक होता है वही जो आप जानते हैं, यानी बनाना, और दूसरा वो होता है जो आप नहीं जानते हैं। ठीक, तो एक जानते हैं, एक मीनिंग हो गया क्या, जानते हैं, और दूसरा मीनिंग क्या हो गया, नहीं जानते। मिल तो गया आंसर। ठीक, तो खैर मजाक एक तरफ है, जो आप जानते हैं उसका मतलब होता है कुछ बनाना, है ना। आई हैव मेड, ठीक, माई डिसीजन, मैं अपना, सॉरी, आई हैव मेड अ लार्ज हाउस, मैंने एक बहुत, या ही हैज मेड अ लार्ज हाउस, उसने एक बहुत बड़ा घर बनाया है। और दूसरा जो मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाला नीचे वाला हो गया कुछ, क्या मतलब होता है इसका, कुछ करना। ही मेड अ बिग मिस्टेक, उसने की थी एक बड़ी गलती। ठीक, देखिए ठीक, वैसे मिस्टेक के लिए जनरली हम लोग कमिटेड लिखते हैं, लेकिन वो एक बात का विषय है, मेक भी सही है। ही मेड अ बिग हाउस, ठीक, लार्ज हाउस, बिग हाउस, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मेड, ये कौन सा मीनिंग आ गया, ये वाला। ही मेड अ बिग हाउस, कौन सा मीनिंग आ गया, उसने एक बड़ा सा घर बनाया। ठीक, और यहां पे देखिए ही मेड अ बिग मिस्टेक, कौन सा आ गया, उसने एक बड़ी सी गलती की थी। तो मेक के दो मतलब होंगे बनाना और करना। ठीक, आइए देखते हैं साथियों कि यहां पे कौन सा मेक आ रहा है। आओ देखो, ही हैज मेड अ मिस्टेक, अरे तो ये वाला गया, ही हैज मेड अ मिस्टेक, यानी वह गलती, अच्छा, हैज मेड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, तो यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए। ही हैज मेड अ मिस्टेक, वह एक गलती कर चुका है। ऑफ विच, ऑफ विच, ठीक, देखो भैया टेक्निकल जाओगे तो परेशान हो जाओगे मेरे लाल। ठीक, ऑफ विच, अब ये रिलेटिव क्लॉज है और रिलेटिव प्रोनाउन है जो प्रेपोजिशनल क्लॉज है। हर एक आदमी अपने अपने साथ बताएगा, अपना ज्ञान बखारेगा। मैंने प्रेपोजिशनल क्लॉज तुमको पढ़ाया था, अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या कमाल कर दिया तुमने, प्रेपोजिशनल क्लॉज पढ़ाया। उसको ऐसे बताओ कि आगे कभी वो सेंटेंस देखे नॉन टेक्निकल तरीके से, जैसे मैं बताता हूं, कि उससे आगे कभी कोई गलती ना हो उसको पकड़ने में। कैसे, ठीक, अरे भाई क्या दिक्कत है। ऑफ विच क्या मतलब होता है, बस जिस, ऑफ का मतलब का, के, की। ऑन विच क्या मतलब हो जाएगा, जिस, ऑन का मतलब पर। इन विच क्या मतलब हो जाएगा, बताओ, जिस में। ठीक, ठीक है। आफ्टर विच क्या मीनिंग हो जाएगा, जिसके बाद। ठीक, एटसेट्रा, यानी एक प्रेपोजिशन आ रहा है और उसके बाद में विच आ जा रहा है, और प्रेपोजिशन का जो मीनिंग है उसी हिसाब से हम जिस लगाते जा रहे हैं। ऑन विच जिस पर, विद विच जिसके साथ, फॉर विच जिसके लिए, फ्रॉम विच जिस से, ठीक, आफ्टर विच जिसके बाद, बिफोर विच जिसके पहले। ठीक, ऑन विच जिस पर, इन विच जिसमें, थ्रू विच जिससे होते हुए।
तो ये सब दोबारा फिर इसको सब नोट कर लेना जितने बता रहा हूं, ठीक। बाय विच, जिसके द्वारा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, यानी भैया बजाय रिलेटिव क्लॉज है कि प्रपोजिशन क्लॉज है और क्लॉजर ये है और वो है, अरे भाई प्रैक्टिकल तरीके से बताओ, अगली बार वो देखे तो परेशान ना हो कि यार ये रिलेटिव क्लॉज है कि प्रपोजिशनल फ्रेज है कि क्या है, इसमें प्रपोजिशन आ रहा है और एक रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। जो स्टूडेंट आसानी से समझ सके, तुमको एसएससी निकालना है, तुमको सीपीओ से लेकर के और मेंस का हाईएस्ट, ठीक, इनकम टैक्स और आपका फॉरेन सर्विस, वो वाला एग्जामिनेशन निकालना है, तो आपको प्रैक्टिकल तरीके से चीजें बतानी है साथियों, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ही हैज मेड अ मिस्टेक, हिंदी करो, हमको इतना बड़ा फायदा मिला हुआ हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी करो, ठीक। इस वाले पार्ट में इन विच, ऑन विच, हिंदी करके अगर वो फिट हो जाए तो वो सही है, गलती कहीं और है। आइए देखते हैं क्या सेंस निकल के आए। He has made a mistake, वह एक गलती कर चुका है, of which, जिसका I am certain, यानी जिसका, ठीक, of which I am certain, मैं निश्चित हूं, ठीक, मतलब जिसके लिए मैं निश्चित हूं, ठीक, वह एक गलती कर चुका है जिसकी, ठीक, मैं certain हूं, ठीक। मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन, अच्छा ठीक है, ठीक। तो दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला था, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देखिए फंसा देते हैं, ठीक। अब मैं यहां से मिटा रहा हूं एक बार साथियों, लाले ये एसटी का डिस्कशन है, ठीक, कायदे से लिंगवाल सर वाला, ठीक है, ध्यान रखना। क्या बताया, सुना क्या कहा मैंने, ठीक, ठीक है, ये मेरा डिस्कशन है, ठीक है। अरे भाई अभी तारीफ करनी पड़ती है, अगर सबसे बढ़िया डिस्कशन होगा पूरे देश भर में तो कहा ही जाएगा कि सबसे अच्छा डिस्कशन होता है। यहां कोई टेक्निकल ज्ञान थोड़ी बखारा जाता है, यहां तो यह है कि ये रूल जब आ जाए तो दोबारा जिंदगी में तुमको इस रूल के लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक। खैर, तो ही हैज मेड अ मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन, ठीक। ये एक्चुअली रिलेट जा रहा है, देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे ऑफ विच लिखा है, जिसका, ठीक, दो लिख रहा हूं फिर दोबारा से, ऑन विच, जिस पर, एक और लिख लेता हूं, विद विच, जिसके, विद का मतलब के साथ, जिसके साथ, तीन लिख दिए मैंने आपको। ऑफ विच, जिसका, थोड़ा सा क्लियर नहीं देख लेना उसको, ऑन विच, ठीक, दिखना क्लियर, देखो, ठीक है, देखा, ऑफ, ऑन विच, जिस पर, विद विच, जिसके साथ। तो साथियों, हाँ, अब इसको देखिए, ओह सॉरी, इसमें विच तो आएगा नहीं, विच तो थिंग्स के लिए आ जाएगा ना। ठीक, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं। दिस इज द बैग, टाइम लगेगा इसमें, ठीक। ये पूरा एसटी 25 क्वेश्चन होते होते करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, और फिर बचे हुए क्वेश्चन 50 का दिया था, 25 आपको भी दिए थे। डिस्कशन मुझे पता था कि 2 घंटे के ऊपर लगना है, और फिर बचे हुए 25 क्वेश्चन, फिर वो 2 घंटे, ठीक है। आराम से, कोई जल्दी नहीं, समझते हुए चीज़ों को। ये रूल कभी आए जिंदगी में दोबारा तो आप कन्फ्यूजन हो। दिस इज द बैग, यह वह बैग है, इन विच आई केप्ट माई बुक्स, ठीक। ये वो बैग है इन विच, जिसमें, इन विच क्या मतलब हो गया, ऑन विच है, इन विच, जिसमें, आई केप्ट माई बुक्स, जिसमें, आई केप्ट, मैंने किताब रखी थी, मैंने अपनी किताबें रखी थी, ठीक। इन विच क्या मतलब हो गया इसका, जिसमें, ठीक। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? दिस इज द बैग इन विच आई केप्ट माई बुक्स,
ठीक, ये वो बैग है जिसमें मैंने अपनी किताबें रखी थी। ये कीप भी हो सकता है, ठीक, रखता हूं, और केप्ट का मतलब है जिसमें मैंने रखी थी, कल की बात बता रहा हूं, यस्टरडे, ठीक। तो इससे कोई मतलब नहीं, आप इंग्लिश में जान लीजिए जिसमें, ठीक। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको टिक करिए। लेकिन साथियों आपको बताना था कि इसका एक दूसरा तरीका भी है। वो क्या है आप जानते हैं। ये देखिए, असली तरीका इसका ये है, दिस इज द बैग विच, ठीक, आई केप्ट माई बुक्स इन। पढ़ने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन ग्रामर के हिसाब से गलत नहीं है, ठीक। दिस इज द बैग, यह वह बैग है जो, विच का मतलब क्या होता है, जो, ठीक, या ठीक, क्योंकि यहां इन भी आ रहा है तो जिस में, ठीक, विच आई केप्ट माई बुक्स, ठीक, जिसमें मैंने अपनी किताबें रखी थी। तो यानी ये आ गया हमारा, यहां पे ये काम कर रहा है एक तरह से कंजंक्शन का, सेंटेंस को जोड़ने का। इसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग इसको कह सकते हैं कनेक्टर, ठीक, कनेक्टर, ठीक है। और आपका EO मुझे ध्यान नहीं आ रहा, देख लेना। और ये आ गया हमारा, क्या है ये, प्रेपोजिशन। बस यही गलती हो गई साथियों, दोनों लिखे मैंने, यही गलती हो गई साथियों, ठीक। ग्रामर में आप जाएंगे तो भैया ये बताओ, क्या कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन पे एंड होता है कि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आना आवश्यक होता है? भूल गए क्या लिखवाया था? सेंटेंस कभी भी प्रेपोजिशन पे एंड कैसे होगा? प्रेपोजिशन के बाद तो वह ऑब्जेक्ट आता है जिसके लिए उस प्रेपोजिशन को यूज किया गया है। याद रखो, भूलते आ रहे हो, ठीक, चीजें याद रखिए, ठीक है। अब थोड़ा अलर्ट हो जाइए, एग्जामिनेशन सर पे है, कई लोगों का मेंस लगा हुआ है, इसलिए मैंने एसटी शुरू कर दिया फटाफट, ठीक। तो दिस इज द बैग विच आई केप्ट माई बुक्स इन, ये कौन सा अंग्रेजी होगी भाई? इन प्रेपोजिशन पे सेंटेंस समाप्त, अंग्रेजी कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन चालू ये भी है, यानी सही इसको भी माना जाता है, ठीक। लेकिन डैंगलिंग प्रेपोजिशन, डैंगल का मतलब लटकना, ठीक। ये प्रेपोजिशन क्या कर रहा है? ये प्रेपोजिशन लटका हुआ है। लटका हुआ क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक। तो ग्रामर यही बोलती, भाई साहब ध्यान रखिएगा इस बात को कि डैंगलिंग प्रेपोजिशन देखने में अच्छा नहीं लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो सही ये भी है, और सही तो हम क्या करते हैं, जब डैंगलिंग प्रेपोजिशन अच्छा नहीं लगता है और विच हमारे पास में है ही है, तो हमने क्या किया, हमने उस डैंगलिंग प्रेपोजिशन को विच के पहले लगा दिया, तो वो सेंटेंस को ज्यादा सेंस दे रहा है। देखिए दोनों में पढ़ने में ज्यादा सेंटेंस कौन सा बेटर लग रहा है? ऊपर वाला, दिस इज द बैग, यह वह बैग है, इन विच, जिसमें, आई केप्ट माई बुक्स, जिसमें मैंने अपनी किताबें रखी थी। लेकिन सही ये भी है साहब, दिस इज द बुक विच आई केप्ट माई बुक्स इन, जिसमें मैंने अपनी किताबें रखी। दोनों सही हैं, ठीक। लेकिन ऊपर वाला ज्यादा सही, डबल टिक लगा दो इसको लाला, और नीचे वाले को सिंगल टिक। सिंगल टिक का मतलब सही है, डबल टिक का मतलब परफेक्ट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऊपर वाले को प्रेफर किया जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो आइए अब लौट के सेंटेंस पे आते हैं साथियों फिर से। तो लिखा है ही हैज मेड अ मिस्टेक, ठीक, उसने एक गलती की है, ऑफ विच, जिसका, आई एम सर्टेन, यानी जिसका मैं श्योर हूं, 100% श्योर हूं। आप कहेंगे ये ऑफ किसके लिए आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली सर्टेन, विच आई एम सर्टेन या श्योर, और इन दोनों के बाद में जनरली ऑफ लगता है, ठीक। श्योर प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब ये तो डैंगलिंग वाला रूल चल रहा था, ठीक। आप इसको डैंगलिंग वाले से बनाओ, क्या बनेगा देखो, लिखो अपने आप लिखो, डैंगलिंग वाले से क्या बन जाएगा ये? He has made a mistake which I am certain of. Which I am certain of. उसने एक गलती की है जिसके लिए मैं पूरी तरह से सर्टेन हूं, निश्चित रूप से। श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ, दोनों के साथ में ऑफ लगता है, इसलिए वो उस ऑफ की वजह से ऑफ विच, जिसका मैं श्योर हूं, ठीक, ठीक है। जनरली कोई रूल नहीं है, लेकिन श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ।
तो ये रहा साहब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। आइए 24 पे चलते हैं। थोड़ा मुश्किल है मेरे लाल। गुड हेवेंस एक्सक्लेमेशन मार्क। गुड हेवेंस, बहुत अच्छा भगवान। ठीक, गुड हेवेंस, अरे भगवान इतना अच्छा। ठीक, हे भगवान, अरे वाह, ये सेंस आता है उसका। ठीक, एक्सक्लेमेटरी पार्ट ऑफ द स्पीच है। गुड हेवेंस, हाउ वॉज शी ग्रोन। ठीक, इसको थोड़ा लिख के जरा कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो लाला, इरादा ये है कि आप सारी ग्रामर प्रैक्टिकल प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस करते हुए करें हमारे स्टाइल से। ठीक, मेरे स्टाइल से, नॉट प्योर ग्रामर। जितना ग्रामर लगाते जाओगे उतना आप जो है वो उसमें खोते चले जाओगे। ठीक, खोते चले जाओगे मतलब ग्रामर। कोई पीएचडी नहीं कराना मुझे, आपको डॉक्टरेट नहीं कराना है। ठीक, हमको आपको एग्जामिनेशन में निकालना है, सक्सेस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो खैर गुड हेवंस तो खैर एक्सक्लेमेशन लग के खत्म हो गया। ठीक, हे ईश्वर या अरे वाह, हे भगवान। हाउ वॉज शी ग्रोन, और फिर एक्सक्लेमेशन लगा, डबल एक्सक्लेमेशन है। पहले तो सरकार हाउ का रूल देख लेते हैं। हाउ प्लस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, दो मतलब होते हैं। एक मेथड बताता है, पूछता है, और एक क्वांटिटी पूछता है। हाउ आर यू, हाउ डिड यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट कैसे गए थे, मेथड बताओ। और दूसरा हाउ होता है कितना, हाउ मच मनी डू यू वांट, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, है ना। मैं सेंटेंस लिखाऊंगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। आप दोनों सेंटेंस मैंने बता दिया रिवाइंड करके। चल मैं एक बार और बोल देता हूं, चलो। ठीक, हाउ डिड यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट कैसे गए थे, मीनिंग नंबर 1। और दूसरा, हाउ मच मनी डू यू वांट। ठीक, आखिर तुम्हें कितना पैसा चाहिए। ये मेथड वे पूछ रहा है, तरीका, और ये आपसे कितना यानी क्वांटिटी, मात्रा पूछ रहा है। तो दो सेंस में हाउ यूज होता है विद क्वेश्चन मार्क। ठीक, और हालांकि ऐसा नहीं है। और दूसरा हो गया हाउ प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, वो भी वही सेंस देता है। वैसे उसमें कैसे का सेंस कम आता है, कैसा, और उसमें मात्रा का सेंस ज्यादा आता है। ठीक, ये देखिए, इसको मैं आपको समझा देता हूं। हाउ डिड यू डू इट, अरे भाई ये तुमने कैसे किया, कैसे, यानी तुमने बहुत कमाल किया। एक्सक्लेमेशन लगने का मतलब है क्वेश्चन नहीं कर रहा है, पूछा कमाल कर दिया। ये क्वेश्चन से भी बन सकता है, कैसे किया, ये कह रहा तुमने कैसे कर दिया, आश्चर्य की बात है। और दूसरा हाउ का मतलब हो जाएगा हाउ मच ही नीड, कितना ज्यादा, कितना अधिक ही नीड उसको चाहिए। ठीक, तो साथियों यहां पे हम लोग देख रहे हैं दोनों केस में जो हाउ है, ठीक, वो जो है वो कितना और कैसे के लिए आ रहा है। और फिर उसके बाद में असली चीज ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा वर्ब। ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहां भी यही है, देखिए ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, नीड हो गया हमारा वर्ब, और हाउ मच बता रहा है कितना, क्वांटिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई सिंपल सी यानी हाउ एक्सक्लेमेशन वाला भी अगर आता है, मैं एक्सक्लेमेशन ही वाला आपको समझा रहा हूं अभी। अगर हाउ एक्सक्लेमेशन वाला आता है तो उसके बाद में एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर आता है। ठीक, हाउ डिड यू डू इट, ठीक, हाउ गुड अ पर्सन यू आर। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ गुड अ पर्सन ही इज। तो आइए अब यहां पे देखते हैं कि हाउ किस सेंस में आ रहा साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24। गुड हेवंस तो खत्म हो गया, अरे भगवान, हे भगवान। हाउ वॉज शी ग्रोन, अब देखिए इस सेंटेंस में देखते हैं।
हमेशा की तरह देखिए हाउ हो गया हमारा। पहले बताओ कैसा और कितने का सेंस कौन सा वाला है। हाउ वॉज शी ग्रोन, ठीक। शी पर्सन के लिए आ रहा है, किसी बालिका, किसी कन्या, लड़की के लिए आ रहा है, और उसको ग्रो करने यानी उसको पालने पोसने और आगे बढ़ाने की, विकसित करने की बात हो रही है। ये शायद कहना चाह रहा है कि उसको किस तरह से पाला पोसा गया है, कैसे उसको पाला पोसा गया है, यानी उसका पालन पोषण कैसा, अच्छी तरह से या किस तरह से देखिए किया गया, कैसे किया गया है, ठीक। तो ये है साथियों हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारा मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए कंफ्यूजन क्या है, मैं चाह रहा हूं आपके मुंह से आंसर आए ना, तभी तो मजा आएगा। हम तो बता ही देंगे, हम तो अपना ज्ञान बखार देंगे, मैंने बड़ा कमाल कर दिया, उसमें कुछ नहीं रखा है। आप बताओ, मेरा स्टूडेंट बताए, वो मेरी जीत है, वो निकल के आता है। मैंने 200 में से 190 कर लिए, 195 कर लिए, 200 में 200 कर लिए, मैंने कमाल नहीं किया, तुम करोगे, आप करेंगे तब कमाल होगा। हाउ वॉज शी ग्रोन, ये है दादा सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। शी, ये हाउ कुछ भूल जाओ, शी वॉज ग्रोन, उसको ग्रो किया गया, उसको विकसित किया गया, उसको, अरे भैया ग्रो हम किसी को थोड़ी करते हैं। मैंने देखो तुमको कितना अच्छा ग्रो किया, हम ये बोलेंगे मैंने ग्रो करने में तुम्हारा हेल्प की है, ये कह सकता हूं, मैंने ग्रो करने में तुमको गाइड किया है, लेकिन ग्रो तुम खुद हुए हो, यानी पैसिव में कैसे हो सकता है। उसको हमारे द्वारा ग्रो नहीं किया गया, ग्रो तो वो खुद की है। हो सकता है हमने या उसके पेरेंट्स ने उसको ग्रो करने में उसकी हेल्प की हो, मदद की हो, गाइड किया हो, मार्गदर्शन दिया हो, सलाह सुझाव दिया हो, लेकिन ग्रो तो आदमी खुद करता है अंदर से, अपने मेंटली और फिजिकली। तो ये पैसिव कैसे हो सकता है, उसको किसी के द्वारा ग्रो नहीं किया गया है, वो खुद छोटे से बड़ी हुई है, ठीक। तो गलती तो है साहब, ये पैसिव नहीं हो सकता। हाउ वॉज शी ग्रोन गलत हो गया है। अब आप बताइए, हाउ को भूल जाओ, शी वॉज ग्रोन को हटाकर क्या लगा सकती हो यहां पे, वॉज को हटा के क्या लगाए, वॉज ग्रोन तो पैसिव हो गया, क्या ऐसा लगाएं कि वो प्रेजेंट में रहेगा, ठीक। या तो हम इसको ग्रोन को ग्रोइंग कर दे, हाउ वॉज शी ग्रोइंग, वह कैसे ग्रो कर रही थी, हो सकता है, ठीक। लेकिन बेटर है, मैंने एक वर्ड यूज किया है कि छोटे से बड़ा क्या है, यानी अतीत से वर्तमान में हम आए हैं, हम उसके पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात कर रहे हैं कि छोटे से बड़ा देखो उसको कैसे किया गया है, यानी उसका पास्ट प्लस उसका प्रेजेंट इज इक्वल टू हैव हैज। कितनी बार बता चुका हूं, एक बार फिर से जान लो, ठीक। ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा। हैज हैव अगर लगा है तो इसका मतलब हो जाता है इज इक्वल टू पास्ट प्लस प्रेजेंट, भूत और वर्तमान को मिला करके जो है प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी मैंने थोड़ा सा बताया था, वर्ब जब आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, चाहे अपनी ऑफलाइन क्लास में चाहे ऑनलाइन क्लास जो मैं जल्द शुरू करूंगा, तो उसमें हम आपको वर्ब पूरा डिटेल बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ सर बताते तो हैं कि पास्ट प्लस प्रेजेंट, अतीत प्लस वर्तमान इज इक्वल टू हैज हैव, ठीक। तो ये हो गया, ये बेटर रहेगा अगर इसको हम कर देंगे, हाउ हैज शी ग्रोन, देखो वो कैसे बड़ी हुई है छोटे से, यानी उसका पास्ट प्लस प्रेजेंट हैज बेटर निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। ये पैसिव गलत है, बहरहाल आप जो भी लगाइए लेकिन पैसिव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा गुड हेवंस, हे भगवान, हाउ हैज शी ग्रोन, वो कैसे ग्रो कर गई, वो इतनी बड़ी कब हो गई, कैसे हो गई, हमको तो पता ही नहीं चल पाया। ये सेंस है इसका, समझ में आ रहा है मेरे लाल, समझो जरा, ध्यान दो, निकलना है तो नहीं निकलना है तो बात अलग है, ठीक। नहीं निकलना है तो ऑफ करके, ठीक। आप चले भी गए होंगे अब तक, या जाने वाले होंगे कि यार 1 घंटा हो गया 4 क्वेश्चन में, ठीक, लगभग 34 मिनट हो चुके हैं, खैर तो सीखने को कुछ मिल ही रहा होगा मेरे ख्याल से, तभी आप अभी तक देख रहे हो। और 25 पे आते हैं, ठीक। ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में, और कई टीचरों ने शायद आपको बताया भी होगा या कई अपने बुक्स वगैरह में पढ़ा भी होगा। द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस डिड नॉट सूट रवि, द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस। एक बार में पढ़ेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन आइए जरा सेंटेंस का सेंस लेते हैं। द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस, इस नई जगह का जो मौसम था, डिड नॉट सूट रवि, वो रवि को सूट नहीं किया, वो रवि को पसंद नहीं आया। देखो दादा, वेदर का मतलब ये हो जाता है कि भाई
आज मौसम, ये मतलब जाता है यानी आज का मौसम, वेदर। ठीक, लोकल, उस समय क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जब मैंने इसको डिटेल में रिसर्च की, क्लियर बता दो भाई, जो चीज़ क्वेश्चन में आती है कई बार मालूम होती है और कई बार उसके पीछे और रिसर्च करनी पड़ती है कि वेदर आखिर गलत है तो क्यों है। ठीक, ये थोड़ी कि किताब में लिखा है या प्रीवियस पेपर में आया और आपको आंसर दे दिया गया, नहीं भाई, हमको तो बताना पड़ेगा। तो द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस, वेदर एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बता दिया। ठीक, एक पर्टिकुलर आज का वेदर, वेदर फोरकास्ट बोला जाता है। क्लाइमेट फोरकास्टिंग क्या रहता है? क्लाइमेट का मतलब है कि उस जगह का ओवरऑल जो व्यू है, जो पिछले लॉन्ग टर्म, यानी वेदर शॉर्ट टर्म और आपका क्लाइमेट लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट ये कहा जाता है तो क्लाइमेट कम से कम 30 साल का होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए हमने उतना नहीं भी माना, क्योंकि हम लोग कोई मौसम वैज्ञानिक तो बनने नहीं आ रहे हैं। ठीक, हम लोग तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि वेदर और क्लाइमेट में मोटा मोटी क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों में मोटा मोटा ये डिफरेंस होता है भैया कि वेदर का मतलब ये हो गया कि आज का मौसम इन दिनों, ठीक, इन दिनों गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और क्लाइमेट का मतलब जाता है कि पिछले 4, 5, 6, 10 वर्ष का। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए। वेदर आपका हो गया शॉर्ट टर्म और क्लाइमेट आपका क्या हो गया दादा? लॉन्ग टर्म, 25 ईयर्स प्लस, यानी उसके परमानेंट मौसम की बात हो रही है। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं भाई, इट इज द वेदर इज कोल्ड इन लखनऊ टुडे। ठीक, बट द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ, ठीक, इज हॉट जनरली, यानी आज लखनऊ में जो मौसम है वो ठंडा है, तो वेदर लगा दिया हमने क्योंकि आज की बात हो रही थी। लेकिन जनरली, यानी लखनऊ की अगर वैसे बात की जाए या दिल्ली की अगर ऐसे बात की जाए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल, तो हम लोग क्लाइमेट यूज करते हैं। ठीक, यानी वहां ओवरऑल मौसम ऐसा रहता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब आपको मैंने इतना डिटेल में बता दिया, अब आप देख के बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, वेदर लगेगा या क्लाइमेट लगेगा। रवि को सूट नहीं किया, तो भाई 2 दिन की बारिश या 2 दिन की गर्मी और 2 दिन की सर्दी को तुम्हें सूट करने की बात नहीं होती। अगर सूट करने की बात हो रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है कि उस जगह पे वो कुछ वर्ष रहा, कुछ समय रहा, और वहाँ का जो भी मौसम था, जो भी जलवायु थी, जो भी परिवर्तन थे, वो उसको खास पसंद नहीं आए, जो उसको सूट नहीं किया, उसकी तबीयत वहाँ ठीक नहीं रहती थी। तो ये बेटर रहेगा कि हम लोग उसको वेदर के बजाय क्या लगा दें, वेदर के बजाय हम लोग इसमें क्लाइमेट लगा दें। तो हमारा आंसर आ गया सरकार, आंसर नंबर, ये आंसर वेदर के 1 आ जाएगा, यानी आंसर वेदर के बजाय इसमें क्लाइमेट हो जाना चाहिए। तो ये रहे सरकार 5 क्वेश्चंस, और अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। ठीक, आज मुझे लगता है इतना ही हो पाएगा, अभी आगे बढ़ रहे हैं। पानी पी लूं। आओ साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 में आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। लेट्स सी व्हाट आर द फिल इन द ब्लैंक्स सेइंग। ओह, उसको मिटाना तो भूल ही गया, मिटा दो दादा, मिटा दो। गीला कपड़ा सबसे साफ, कोई शोबाजी नहीं। ठीक, तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, द वेटर हैजंट ब्रॉट द कॉफी। वेटर कॉफी नहीं लाया है, हैज नॉट ब्रॉट द कॉफी, ला चुका है। डैश, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर एन आवर। फॉर एन आर को अंडरलाइन करो लल्ले, फॉर सिंस आ गया है, तो उस सेंटेंस में जो भी उसके पहले वर्ब आ रहा होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, अगर कोई और टर्म नहीं दिया है जो बताए कि ये पास्ट या फ्यूचर है। बाय डिफॉल्ट उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही माना जाता है।
तो वो तो लगाइए भाई, आई हैव बीन, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या दूसरी बात प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने क्या कहा था, फॉर सिंस है तो हैज हैव हैड जरूर आएगा, चाहे कॉन्टिन्यूअस में बने, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बने, या केवल परफेक्ट में बने, लेकिन हैज हैव हैड आएगा। बीन प्लस वीआईएनजी हो भी सकता है, या सीधे V3 भी आ सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बाद में क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही आ सकते हैं फॉर सिंस के साथ में। देखो यहां पे आ तो रहा है, आई सब्जेक्ट हो गया, सेकंड वाले पार्ट में आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बीन क्या, देखो हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 है या मेन वर्ब है? मेन वर्ब है, क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है। आई हैव बीन, ठीक। हेयर, मैं यहां हूं, बीन का बेसिक मतलब क्या आता है, हूं, हो, होना, ठीक। मैं यहां हूं फॉर एन आवर, 1 घंटे से मैं यहां आ चुका हूं या रह चुका हूं या यहां का हो चुका हूं, ये सेंस है। द वेटर हैजंट, अच्छा अब पहले पार्ट पे आते हैं, फिर से लौट के मेरे यारों। द वेटर हैजंट ब्रॉट द कॉफी स्टिल, अभी भी। स्टिल का ब्रैकेट में लिखो, मीनिंग क्या होता है, अभी भी। येट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यहाँ येट के 2 मतलब होते हैं, ठीक, डिटेल में बाद में आएंगे। येट के 2 मतलब होते हैं, पहला मीनिंग हो गया येट का, स्टिल के भी कई मतलब होते हैं, लेकिन स्टिल का मेन मतलब होता है अभी भी। येट के 2 मतलब होते हैं, फिर भी या अभी, अभी तक, फिर भी या अभी तक। तो स्टिल का मतलब तो हो गया अभी भी, ठीक। आई कैन स्टिल, ठीक, वर्क हार्ड फॉर 15 आवर्स, मैं अभी भी 15 घंटे की मेहनत कर सकता हूं, ठीक, स्टिल का मीनिंग। और यट का 2 मतलब क्या हो गए, एक यट का मतलब तो हो गया फिर भी, जिसको हम लोग कंजंक्शन में पढ़ते हैं, फिर भी। यट ही डिड नॉट कम, फिर भी वो नहीं। आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया था। यट ही डिड नॉट कम, फिर भी वो नहीं आया था। 2 रिवर्स सेंटेंस को जोड़ता है, ये आपको पता ही होगा, नहीं मालूम तो अब जान लीजिए। और येट का दूसरा मतलब हो गया अभी तक, अभी तक, अब तक, ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं साथियों। अभी तक आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ही आंसर हमारे हो सकते हैं, जिसमें लिखा है द वेटर हैजंट ब्रॉट द कॉफी स्टिल, अभी भी वेटर कॉफी नहीं लाया है, या अभी तक नहीं लाया है, दोनों सही हो सकते हैं। और फिर लिखा है आई हैव बीन वेटिंग, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। तीसरा है अब, ऊपर, इससे तो कोई सेंस निकल के नहीं आया। और चौथा लिखा है टिल, जब तक कि यह परिस्थिति ना हो जाए, जब तक ऐसा ना हो। अब यहां जब तक वो समय ना हो, या ये कहिए उस समय तक, टिल 4 o'clock, यानी 4 बजे तक। तो यहां तक का तो सेंस नहीं है, अभी तक का सेंस आ रहा है। वैसे भी आप इतना पकड़ ही चुके होंगे, बहुत डिटेल में नहीं आते हैं, आप इतना कैच कर चुके हैं कि इसका आंसर या तो 1 होगा या 2 होगा। सवाल यह है कि 1 क्यों कट रहा है और 2 क्यों आ रहा है, बस वही आपको बताना था, ठीक। तो भाई ग्रामर ये कहती है कि स्टिल और येट दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, ठीक, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। बस एक हल्का सा फर्क क्या होता है साथी, हल्का सा फर्क ये हो जाता है कि यट लगता है जनरली, क्योंकि दोनों आ गए हैं, एंड ऑफ सेंटेंस में जनरली यट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और स्टिल कहां यूज होगा, इसको ग्रामर कहती है जस्ट बिफोर मेन वर्ब। लीजिए साहब, ग्रामर कहती है, क्या कहती, ग्रामर कहती, ओ ग्रामर कहती, ग्रामर कहती है कि स्टिल का प्रयोग कहां किया जाता है, जनरली वर्ब से ठीक पहले, ठीक। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखाता हूं,
यू हैवंट आंसर्ड मी येट। येट को अंडरलाइन कर दो लाल निशान। यू हैवंट आंसर्ड मी येट। तुमने मेरी बात का यार अभी तक जवाब नहीं दिया है। और इसी को स्टिल से बनाएंगे तो स्टिल कहां लग जाएगा? शाबाश, इसके पहले। क्योंकि यहां नॉट भी आ रहा है तो वो कहता है कि लेकिन ये मेन वर्ब है हमारा, इसके पहले स्टिल आ जाएगा। ठीक। और अगर यू भी लिख सकते हैं इसको, यू हैवेंट, हाँ वो तो मेरे को ध्यान ही नहीं आया, यू हैवेंट स्टिल आंसर्ड मी। तो बस ये समझ लीजिए येट और स्टिल दोनों आ रहे हैं। तो येट जनरली सेंटेंस के एंड में आता है और स्टिल जनरली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है। इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बात समझ आ गई? यारो सुन लो जरा तुम मेरा ये कहना। आओ क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। यारो मेरे लाल, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ठीक है, अरे भाई मैंने सोचा था ये 25 क्वेश्चन 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे हैं। आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। आई ऑलवेज फॉल, मैं हमेशा गिरता हूं, या ये क्या कहना चाह रहा। अच्छा, इसके बाद इसके नीचे 4 प्रेपोजिशंस लगे हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब है यारो। फॉल के नीचे वर्ब लिखो, ठीक, लिख दिया। और नीचे देखिए 4 प्रेपोजिशंस हैं, ओवर, थ्रू, बैक ऑन और ऑफ। इसका मतलब ये वर्ब और प्रेपोजिशन मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बन रहा है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। ठीक। ओल्ड फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट है। इन टाइम्स ऑफ नीड, कहना क्या चाह रहा है? इन टाइम्स ऑफ नीड यानी जरूरत के समय। आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स, यानी वो कह रहा है जरूरत के समय मैं हमेशा अपने, ठीक, ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक, के पास जाता हूं, यही कहना चाह रहा हूं। ओल्ड फ्रेंड से मदद लेता हूं। आइए देख लेते हैं कौन सा मैच करेंगे। फॉल ओवर का मतलब तो रहता भैया कहीं गिर जाना, जो फॉल का मतलब होता वही होता। फॉल ओवर का मतलब है कहीं गिर जाना। फॉल थ्रू का तो भी मतलब वही आता है, गिरना। मतलब कोई फ्रेजल मीनिंग इनका नहीं है, और है तो वो गिरने से ही संबंधित है, यानी उसका कोई अलग सेंस निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार जो नंबर 3 लिखा हुआ है, फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन, फॉल बैक का मतलब है सपोर्ट, टू गेट सपोर्ट। ठीक ठीक। फॉल बैक, डबल प्रपोजिशन चलते हैं इसमें, फॉल प्लस बैक प्लस ऑन यानी सपोर्ट। ठीक, लिख दो। तो आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने पुराने साथियों से सपोर्ट लेता हूं। इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के समय में, ये इसका मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और चौथा है फॉल ऑफ। भाई ऑफ का मतलब आता है अलग, यानी कहीं अलग गिर जाना। मीनिंग वही रहता है, कोई फ्रेजल मीनिंग नहीं है चारों का। और होते हैं फॉल, आपका फॉल आउट हो गया। ठीक, फ्रेजल वर्ब जब पढ़ाऊंगा तो सब चीजें लिखाता हूं। 19th पे आ जाते हैं मेरे यार। अ पर्सन केम इन विद अ बेबी हु शी सेड। देखो भाईजान, हु एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हेल्पिंग वर्ब होता, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, सॉरी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे पूरा रिलेटिव प्रोनाउन का क्लास एक साथ करना होगा 1 घंटे का। ठीक, जब करूंगा तब करूंगा। फिलहाल आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। मेरा काम है यहाँ पे नॉन टेक्निकल तरीके से आपको सेंटेंस करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स कराना। क्या आपने मेरे 3 सेंटेंस करेक्शन और 4-5 फिल इन द ब्लैंक्स वाले देखे नहीं है? वो सब देख डालो, उसमें जितने रूल्स हैं वो सब ग्रामर में फिट होंगे, प्रैक्टिकल रूल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या लिखो, मैंने बताया आपको हु। ठीक, या तो हु क्वेश्चन मार्क के रूप में आता है, ठीक, या इसको लिख ही देता हूं। हु तो समझाई तू, है ना, नॉन टेक्निकल। बच्चा नॉन टेक्निकल बता रहा हूं, कुछ टेक्निकल नहीं।
एसटी का डिस्कशन है बच्चा, ये आराम से समझते हुए चलो। एक एक क्वेश्चन, एक एक बात महत्वपूर्ण है। प्लीज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज अगर निकलना है तो पूरा देखो, पूरा डिस्कशन देखो, तुम्हें बहुत सारी चीजें गेन हुई। तो हु, देखिए मैं आपको बताता हूं, हु प्लस क्वेश्चन मार्क। हु दो तरह से आता है, एज इंटरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं उसको, इंटरोगेटिव वर्ड हम बोलेंगे, हम टेक्निकल क्यों जाएं। तो हु के दो मतलब होते हैं विकी। देखो भाईजान, ये सब तुमको पता होगा कि किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये मेरे बनाए हुए रूल्स हैं। यानी मैंने जो शॉर्टकट्स आपके लिए बना दिए हैं समझाने के लिए, बिल्कुल नॉन टेक्निकल। हु के दो मतलब हो जाते हैं, कौन, किसने। कौन तो आप जानते होंगे, हु आर यू, और हु गेव यू दिस बुक, यह किताब तुम्हें किसने दी थी। ठीक, ये हो गए हु का मतलब, कौन, किसने। लेकिन साहब हु प्लस हु विदाउट क्वेश्चन मार्क अगर आता है, ठीक, तब ये हु क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, और ये इन दोनों का आंसर देता है। कौन का आंसर है वही जो, और किसने का आंसर है वही जिसने। लो भाई, ये नोट कर लो। तो हु प्लस क्वेश्चन मार्क का दो मतलब हो गए, या तो कौन या किसने, और हु विदाउट क्वेश्चन मार्क के दो मतलब हो गए, जो। कौन का आंसर जो, वो कौन था, वो वही था जो परसों आया था। यह किसने किया, यह उसने ही किया जिसने परसों किया था। ठीक, तो कौन, किसने, और विदाउट क्वेश्चन मार्क उसी का आंसर जो, जिसने। अब आप यारों उसका मीनिंग लगाइए, कौन सा निकल के आया जरा देखो मेरे लाल। अ पर्सन केम इन विद अ बेबी। ठीक, अब देखिए मेरा काम है, आप बताएं जो, जिसने, कौन, किसने लगा है, बस वही हमारी जीत है। अ पर्सन केम विद अ बेबी, केम इन, एक व्यक्ति अंदर आया, विद अ बेबी, एक बच्चे के साथ। हु, ही सेड, जो उसने कहा या जिसने उसने कहा, अभी क्लियर नहीं है। शी सेड, सॉरी, उसने बताया। डैश अ सेफ्टी पिन, क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस तो मीनिंग क्लियर निकल रहा है। एक व्यक्ति एक छोटे से बेबी के साथ अंदर आया और उसने कहा कि इस बच्चे ने छोटी सी पिन खा ली थी। तो दोनों सेंटेंस जोड़ दिया गया। एक व्यक्ति एक छोटे बच्चे के साथ आया, ठीक, जो ने एक पिन खा ली थी या जिसने एक पिन खा ली थी, जिसने एक पिन खा ली थी। शी सेड, उसने बताया कि इस बच्चे ने एक पिन खा ली थी। जिसने, हु के नीचे लिखो जिसने। शी सेड को ब्रैकेट में कर दो, क्योंकि वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर दिया गया है यारों। उसको जो है वो ब्रैकेट में कर दो, यानी उसका हमारे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, उसके बगैर पढ़ो उसको। अ पर्सन केम इन विद अ बेबी, एक व्यक्ति आया था अंदर बेबी के साथ। हु डैश अ सेफ्टी पिन, जिसने एक सेफ्टी पिन खा ली थी। ठीक, देखते हैं आइए अब क्या आंसर आ जाएगा। अरे ये तो वन भी हो सकता है भाई। हु, शी सेड, स्वालोड अ सेफ्टी पिन, जिसने एक सेफ्टी पिन खा ली थी। हो सकता है बोला मैंने भी। हु जस्ट स्वालोड, ये भी हो सकता है, अभी अभी उसने एक पिन खाई थी। सी हैड जस्ट स्वॉलोड, ओ अच्छा वही चारों स्वॉलोड हो, ये तीसरा पास्ट परफेक्ट बन गया। दादा अब देखो, पहला है सिंपल पास्ट स्वॉलोड, लिख दो V2 लिखो, मैंने बोला है बार बार शीट में। दूसरा भी है हमारा सिंपल पास्ट, उसमें जस्ट लगा के उसको थोड़ा सा टाइम से रिलेट किया गया कि अभी अभी खाई थी भाई, अभी 2 मिनट पहले। तीसरा है हैड जस्ट स्वॉलोड, खा चुका था वो बच्चा, पिन खा चुका था, निगल चुका था, पास्ट परफेक्ट हो गया। और चौथा है वॉज जस्ट स्वॉलोइंग, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, खा रहा था, जो अभी अभी पिन खा रहा था। तो भाईजान चौथा तो कट गया, पिन खा रहा था नहीं, बल्कि डॉक्टर के पास तब लाया जाएगा जब वो पिन स्वॉलो कर चुका होगा, और अब ये होगा कि भैया इस पिन को हम कैसे निकालें। तो दादा चौथा तो कट गया, बचा 1, 2 और 3। आपके हिसाब से आंसर क्या होगा और क्यों होगा जरा बताओगे? ठीक, बिल्कुल सिंपल है यार, सिंपल रूल लग रहा है। 2 घटनाएं हो रही हैं, ठीक, 2 घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक पास्ट में, ठीक, पास्ट के 2 इवेंट्स हो रहे हैं भैया जी। ठीक, तो फर्स्ट वाले पे क्या लगेगा, जो पहले हुआ होगा, हैड प्लस V3,
एक्टिव वॉइस में, और सेकंड वाले पे क्या लगेगा, सिंपल पास्ट। पहले वाले पे लगेगा पी पे, पीएपी, पास्ट परफेक्ट, और दूसरे वाले पे लगेगा सिंपल पास्ट। जो घटना पहले हो रही होगी वो हेड प्लस V3 में चली जाएगी, और जो बाद में हो रही होगी वो V2 सिंपल पास्ट में आ जाएगी। खुद चेक करके बताओ, मैं क्या बताऊं। छोटे बच्चे थोड़ी हो कि तुमको चम्मचिया से ही हर समय जो है वो खाना खिलाया जाएगा। देखो क्या लिखा है, बताओ फटाफट। सो नहीं है, उठो तुम। हाँ हाँ, तुम ही से कह रहे हो, उठो जगो, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, अब ध्यान दो। क्या आ गया, अम्मा भाई जल्दी बताओ ना, ठीक ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, केम के नीचे V2 लिखो। एक व्यक्ति एक बच्चे को लेकर के आया था जिसने अभी अभी से जो सेफ्टी पिन खा चुका था। तो भाईजान पहले उसने सेफ्टी पिन खाई होगी, हजम की होगी, उसके बाद ही उसके पिताजी को या उसके घर के मेंबर को पता चला होगा, अरे बच्चे ने सेफ्टी पिन खा ली, चलो भैया डॉक्टर के पास लेकर के चलो। फिर वो दौड़ता हुआ, ठीक, डॉक्टर के पास में गया होगा। तो अ पर्सन केम इन के नीचे लिखो इवेंट 1, इवेंट 2, ये घटना नंबर 2 है। लिखा पहले गया है लेकिन हुआ बाद में है। व्यक्ति दौड़ता हुआ आया था जिसके बच्चे ने या जो एक बच्चे को लेकर के आया था जो ऑलरेडी एक पिन खा चुका था। और फिर लिखोगे सेफ्टी पिन वाले पर लिख डालोगे इवेंट 1। तो पहले क्या हुआ था, सेफ्टी पिन खाई थी जिस पर हेड प्लस V3 लग जाएगा, यानी आंसर नंबर 3। और उसके बाद में वह व्यक्ति केम वो लेकर के आया हुआ, और सेट भी लगा दो, शी सेट वो भी एक है। वो दोनों घटनाएं बाद में हुई हैं तो उन दोनों पर सिंपल पास्ट लगा है, और जो पहले हो चुकी थी, घटित हो चुकी थी, उस पर पास्ट परफेक्ट लग गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19th 20th। बस इतने ही कर पाएंगे आज। बाकी वो कैब वाला पार्ट और इसका करेक्शन, आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी समय 1 घंटा होने वाला है। आई थिंक 1 घंटा काफ़ी है, ठीक। बाकी कल करेंगे। ये क्वेश्चन कर लेते हैं 21 to 16 हम लोग जो है वो कल करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और अगर आपको डिस्कशन ठीक लगे तो बिल्कुल ज़रूर आप अपना ज़रूर लिख दें कि हाँ डिस्कशन ठीक है, क्योंकि मैं फिर उसी हिसाब से आपको आगे पढ़ाता चलूँगा। मैं इससे स्लो भी डिस्कशन कर सकता हूँ और इससे फास्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में पहली बार आ रहे हैं तो मतलब पहला डिस्कशन है हम लोगों का ये, ठीक। तो जिसको मैं थोड़ा धीमे धीमे बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको चीज़ें समझती। प्लस कोविड की वजह से क्या हो गया, पिछले 4-5 महीने से आप भी थोड़ा सा उतना पढ़ाई में उतने रेगुलर नहीं रह पाए हैं, ठीक। तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको पुराने रूल्स याद आते रहें। खैर साहब, द फार्मर्स सफर्ड, यानी किसानों ने बहुत सफ़र किया था, बहुत परेशान वो हुए थे। बिकॉज क्या लिखा है देखो, द मॉनसून डिड नॉट अराइव, क्योंकि मॉनसून नहीं आया था। डू डज डिड के बाद में भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, छोटी सी बात है, बहुत डिटेल में लिखाऊंगा, ये सब नोट करते चलो। ये सब आने वाले क्वेश्चंस में आपको फायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है भैया। ग्रामर पढ़ते जाओ, उसका कोई एंड नहीं है। मिनिमम ग्रामर पढ़ो, ठीक। बाकी मैं अपने स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मिनिमम ग्रामर पढ़ो, बाकी मैं तो हुई हूं। और सीधे डेली 1 सेट पर डे, खत्म, सिलेक्शन पक्का, और विद डिस्कशन। तो मैंने आपको क्या बता दिया, क्या बता रहा था मैं आपको, डू डज डिड है ना। पहली बात तो ये है कि डू डज डिड के बाद में नॉट या क्वेश्चन मार्क आना आवश्यक होता है, ठीक। एज असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस भी इनको यूज करते हैं रेयरली, हम रेयर्स पे नहीं जाते, एक्सेप्शंस को नहीं बताते। मेन रूल क्या है, 99% आपको डू डज डिड मिलेगा, तो उसके बाद में क्या होगा, या तो नॉट यानी वो सेंटेंस को नेगेटिव बनाएगा, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा, ठीक। ए भाई सीधे सीधे नकल मत करना दादा, ध्यान रखो, ये लिंगवाल सर के रूल्स हैं, उठा के पता चला अपने चैनल पर डाल दिए, ठीक। तो रूल तो मेरा है ओरिजिनल, ठीक है, मतलब मेरा नहीं है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से उसको आपके लिए इंटरप्रेट किया है ना। तो या तो सेंटेंस क्या करते हैं ये तीनों, या तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं, यही इनके 2 काम होते हैं, ठीक। किस टाइम डिटेल में बता दूंगा।
इंटेरोगेटिव बनाते हैं, ठीक। और दूसरी बात कि डू डज डिड हेल्पिंग वर्क, जब हेल्पिंग वर्क के रूप में आते हैं, ये हेल्पिंग वर्क के रूप में आते हैं तो इनके बाद या तो ये सेंटेंस को नॉट लगा होता है, शॉर्टकट में नॉट प्लस नॉट और क्वेश्चन मार्क एट द एंड, यानी डू डज डिड के बाद में नॉट या क्वेश्चन मार्क दोनों में से एक चीज या दोनों चीज आनी आवश्यक है। और उसके बाद में क्या है, जो मेन वर्ब होगा वो किस में चला जाएगा भैया, V1 में। ये तो आप जानते होंगे कि डू डज डिड के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देखिए क्या ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। और डिड पास्ट है और डू और डज जो है वो प्रेजेंट है। V1 डू है V1 और डज है V5। ये मैं आपको हेल्पिंग वर्ब में बता चुका हूँ, शायद एपिसोड नंबर 4 या 5 में था, आप देख सकते हैं उसको, ठीक। तो द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव। देखिए दोनों रूल फॉलो हो गए। डिड के बाद में नॉट लगाकर सेंटेंस नेगेटिव बन गया, ठीक। नॉट, डिड को अंडरलाइन करो, नॉट के नीचे जो है नेगेटिव लिखो, और अराइव वर्ब आ गया अपने, मेन वर्ब आ गया अपने फर्स्ट फॉर्म में। अराइव के नीचे V1 लिखो। दोनों रूल फॉलो हो गए, डू डज डिड प्लस नॉट और डू डज डिड प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब। तो डिड नॉट अराइव एट टाइम, ऐसा तो कोई फ्रेज होता नहीं है। बाय टाइम, ठीक। ऑन टाइम, इन टाइम और ऑन टाइम दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है, यानी समय पे, समय से। बल्कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बताया तो वही बताया था। आफ्टर टाइम का मतलब है समय के बाद। इन टाइम और ऑन टाइम ये लिख लो आप थोड़ा सा बस भैया। वैसे दोनों लगभग सिनोनिम्स हैं, लेकिन इन टाइम का मतलब हो गया समय सीमा के अंदर, और ऑन टाइम का मतलब राइट टाइम, ठीक है। इन टाइम का मतलब हो गया समय सीमा के अंदर ही आ गया था, और ऑन टाइम क्या था, बिल्कुल सही समय पे, एट द राइट टाइम, ठीक है साथियों। तो 1:01 हो गई, करीब 1 घंटा हो चुका है। आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक। इससे ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने को है। अब अभी हम लोग सिनोनिम एंटोनिम में आ जाएंगे, 1 घंटा वो भी ले लेगा। तो 1 घंटे ग्रामर हम लोग का चलता है, 1 घंटे हम लोग का जनरली ऐसे ही होता है, ठीक। मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन वो टाइम जितना लगा वो तो आपने देख ही लिया था। तो साथियों आज की सबक को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और कल हम लोग जो है, ठीक, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके पार्ट 2 पे जाएंगे, और पार्ट 2 में इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, यानी 1 to 16, उन क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, ठीक। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, सेट करिए, ठीक। अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस कर डालिए। आंसर्स आपको इसलिए दिए गए हैं, उन आंसर्स में कभी कभी 1-2 आंसर चेंज होते हैं, लेकिन आंसर इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने बेसिस पे भी, ठीक, उनको समझ सकें और कर सकें, ठीक है। कल मिलते हैं। थैंक यू, शब्बा खैर, धन्यवाद, सायोनारा।